नमस्कार, मैं एसएन सिंह, करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। आज मैं नवंबर दिसंबर 2020 और जनवरी फरवरी 2021 की कुछ हिस्टोरिकल और पॉलिटी के दृष्टि से चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हुआ है तो ऐसा नहीं है कि एक दो महीना पहले तक का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल में देखे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर का एग्जाम हुआ है तो 2018 और 19 का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सावधानी बरतिएगा कि जनवरी 2022, फरवरी 2022 या मार्च 2022 मान सकते हैं कि 10% इससे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक ही क्वेश्चन की प्रमुखता रहेगी। तो आज हम क्रम से लेते हुए नवंबर दिसंबर 2020 और जनवरी फरवरी 2021 के कुछ पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो हाईलाइट हुए थे। सबसे पहले 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, क्योंकि 22 दिसंबर 1922 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वास्तव में ये सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जिसे आगे चल करके विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार एक 24 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शताब्दी समारोह की शुरुआत की, जिसकी स्थापना 24 दिसंबर 1921 को हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही एक ऐसा मात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका पद कुलाधिपति जो होते हैं, चांसलर जो होते हैं, पदेना प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन शांति निकेतन स्थित विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय के पदेना जो कुलाधिपति होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आमतौर पर दिमाग में लोगों को आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ऐसी बात नहीं है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में किया था, और वहीं पर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी, जिसे 24 दिसंबर 1921 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, और संसद ने 1951 में विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, और इस प्रकार उसकी भी शताब्दी समारोह पिछले साल भर मनाया गया 24 दिसंबर 1921 तक। अब एक क्वेश्चन है महाबोधि वृक्ष, वो भी जनवरी से लेकर जुलाई तक पिछले 2021 में चर्चा में रहा था। देखिए, जनवरी 2021 में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर स्थित बोधि वृक्ष पीपल कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा उसकी स्वास्थ्य की जांच की गई, और जुलाई 2021 में अपने रिपोर्ट में कहा गया कि बोधि वृक्ष पूरी तरह स्वस्थ है तथा किसी तरह की बीमारी का प्रकोप इस पर नहीं है। बोधि वृक्ष का इतिहास है कि यह महात्मा बुद्ध हुए थे। सिद्धार्थ जो थे ज्ञान की खोज में बिहार की ओर आए थे कपिलवस्तु से। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लेकिन ज्ञान की खोज में गृह को त्याग किए थे, जिसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गया के पास उर्वेला गांव
में पीपल के पेड़ के नीचे उनको बोध प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, और तब से वे महात्मा बुद्ध कहलाए। और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनका देहावसान 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, जिसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो उर्वेला गांव जो है वास्तव में आज के डेट में बोध गया के नाम से जाना गया, और वह पीपल का पेड़ जो है जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध प्राप्त हुआ था, तो वह बोधि वृक्ष कहलाया। तो कभी कभी बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष किस पीढ़ी की है, तो ये 5वीं पीढ़ी की है। इसका पूरा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। और एक बहुत पहले जब बोधि वृक्ष के पास एक बम ब्लास्ट आतंकवादी हमला हुआ था, तो याद कीजिएगा कि उस समय के बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोधि वृक्ष किस पीढ़ी की है। यह आए दिन हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले की पहली पीढ़ी कौन थी जो परंपरागत रूप से थी, जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसकी एक पत्नी का नाम था तिसरक्षिता, जो बौद्ध विरोधी थी, और उसने पीपल के पेड़ को, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। सम्राट अशोक अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया और उदास रहने लगे। तब तिसरक्षिता ने उसको दूध और जल से सिंचित कराया और हरा भरा किया। तो पहली पीढ़ी को कटवाया तो हरा भरा किया, तो ये दूसरी पीढ़ी हो गई। और इस दूसरी पीढ़ी को हर्षवर्धन के समय के बात है कि एक शासक था शशांक, जिसने इसको कटवा दिया। ह्वेनसांग लिखता है कि जैसे ही शैव शासक था शशांक, 1 सप्ताह के बाद शशांक की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ह्वेनसांग लिखता है। लेकिन बाद में ये दूसरी पीढ़ी को कटवाया, तब जो कटे हुए जो वृक्ष था उसको आगे चलकर पुण्य वर्मा नामक एक शासक ने, मगध का शासक था, उसने उसको हरा भरा किया। तब ये तीसरी पीढ़ी हो गई। और तीसरी पीढ़ी जो है अंग्रेजों के समय आंधी तूफान से गिर गया, अंग्रेजी काल में। और उस समय तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, जो उसके संस्थापक भी थे, उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, उस क्षेत्र का दौरा किए और गिरे हुए पेड़ के नीचे से 2 नवजात पौधा निकाले और दोनों को लगा दिए। उसमें से एक सूख गया, यानी चौथा सूख गया, अगर वो होता तो चौथी रहता। और दूसरा जो 5वां हुआ वह आज के डेट में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है, और एक सूख गया था। तो इस तरीके से बोधि वृक्ष की चर्चा। अब चौरी चौरा कांड भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। लेकिन इसकी शताब्दी वर्ष की समारोह की शुरुआत 4 फरवरी 1921 को ही हो गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। चूंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था, जिसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, सत्य और हिंसा पर आधारित उन्होंने आंदोलन किया था 1 अगस्त 1920 को, और ये आंदोलन चल रहा था। इसी बीच में एक हिंसक घटनाएं हो गई, और वह हुआ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर जिले, अब देवरिया जिले के चौरी चौरा जगह पर, थाने पर 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए।
उसमें 228 लोग आरोपित हुए और 172 को फांसी हुई। और इस प्रकार चौरी चौरा कांड की घटना भारतीय इतिहास में आज़ादी की लड़ाई की दिशा मोड़ने वाली एक अभूतपूर्व घटना है। उस घटना के बाद महात्मा गांधी ने यह कहते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया कि असहयोग का नारा देकर मैंने हिमालय जैसी भूल की है। यानी हिमालय जैसी भूल की है मतलब बहुत बड़ी भूल की है। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरीके से चौरी चौरा कांड चर्चा में था, आंदोलन चर्चा में था, लेकिन उसकी शताब्दी वर्ष समारोह मना है 2022 तक। अब इस घटना से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके से हिस्टोरिकल से रिलेटेड ये चीज चर्चा में हाल के दिनों में रहा। और मैं एक बात बता देता हूं कि जो स्टूडेंट पूरे 2021 का हिस्टोरिकल से लेकर के पॉलिटिकल और मिसलेनियस तक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, साइंस टेक, नेशनल, इंटरनेशनल और मिसलेनियस का क्लास चाहते हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट कोड है मोबिशाला ऐप पर SNSC0671। उसको आप डाउनलोड करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज मैं क्रम से बताने जा रहा हूं कि नवंबर 2020, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 और फरवरी 2021 की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें आपको हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल की चर्चा कर रहे हैं। आने वाले क्लासों में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, नेशनल, इंटरनेशनल और मिसलेनियस की चर्चा करेंगे। और इसी तरह क्रम से कुछ दिनों के क्लास में आपको पूरा दिसंबर 2021 तक की मैं चर्चा कर दूंगा। इसके पहले कि मैं वीडियो में बता चुका हूं कि जनवरी 2022 में पूरा हिस्टोरिकल से लेकर मिसलेनियस तक क्या होता है, जो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर। अब पॉलिटी के दृष्टि से क्या चर्चा में रहा जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो सबसे पहले एक जी रोहिणी आयोग की बात करते हैं। जी रोहिणी आयोग की अंतरिम सिफारिश उस समय जारी हुआ था। ओबीसी आरक्षण के उप वर्गीकरण पर विचार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन 2017 में हुआ था। हाल में अपनी सिफारिश में कहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण को 4 श्रेणियों में बांट दिया जाए, क्योंकि आयोग ने यह पाया है कि केंद्रीय सूची में शामिल कुल 2633 पिछड़ी जातियों में से करीब 1000 जातियों के उम्मीदवारों को मंडल कमीशन के 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिला है। इसीलिए 2633 में से 97 अपेक्षाकृत संपन्न पिछड़ी जातियों के लिए 27% में से 10% आरक्षण तय किया जाए। यानी 2633 में से 97 ही संपन्न पिछड़ी वर्ग के जाति हैं, उनको 10% आरक्षण दीजिए तथा बाकी 17% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटकर विभिन्न पिछड़े जातियों को दिया जाए ताकि वे लाभ उठा सके। और हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग के कार्यकाल को विस्तार दिया है। तो इस तरीके से रोहिणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के उप वर्गीकरण पर विचार करने के लिए बना है। तो अब एक सवाल है कि मंडल कमीशन, बीपी मंडल बिहार के दूसरे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री थे। बिहार का पहला पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सतीश प्रसाद सिंह 1968 में, जो मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। यानी सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, साथ ही सब पिछड़े वर्ग के पहले मुख्यमंत्री। दूसरे थे बीपी मंडल, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर बने, आगे चल करके लालू प्रसाद यादव या अभी नीतीश कुमार हैं। ये सब पिछड़े वर्ग के। अगर क्वेश्चन होता है कि पिछड़े वर्ग से बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको सतीश प्रसाद सिंह याद रखना होगा, नहीं तो कहीं लालू प्रसाद यादव ही नहीं बना दीजिए या कर्पूरी ठाकुर को ही कह दीजिए। इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद
मंडल कमीशन वही बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनका गृह जिला है मधेपुरा और उनके गांव का नाम है मुरहो। तो कभी पूछा जा सकता है मुरहो के बारे में। एक बार याद कीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल के गांव का नाम पूछा गया था बीपीएससी में। तो मुरहो गांव के निवासी थे बीपी मंडल। अब बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में यह आयोग बना था, मोरारजी देसाई की सरकार ने बनाई थी आरक्षण के लिए, ओबीसी पर, पिछड़ा वर्ग पर। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। लेकिन याद रखिएगा कि अदर बैकवर्ड क्लास शब्द जो है ओबीसी, ये नाम बीपी मंडल ने ही दिया था। और बीपी मंडल ने 1980 की अपनी सिफारिश में कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण जो दिया जाए ये सरकारी नौकरी और सरकारी केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में। और तब उस समय तो इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 1990 में इसकी घोषणा की कि ओबीसी आरक्षण नौकरी में 27% आरक्षण देने की घोषणा की। लेकिन तब तक बहुत बड़ा विवाद हो गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। इंदिरा साहनी केस का मामला आया, मंडल विवाद को इंदिरा साहनी केस भी कहा जाता है। नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण पीवी नरसिंह राव की सरकार ने दिया। लेकिन अब सवाल है कि शिक्षा पर ओबीसी आरक्षण 27% किस प्रधानमंत्री के काल में दिया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया 2008 में। तो अलग अलग समय पर ये ओबीसी आरक्षण दिया गया। नौकरी में पीवी घोषणा तो किए बीपी सिंह, लेकिन ये दिया गया कब? पीवी नरसिंह राव के समय में 1993 से शुरू हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तय कर दिया था कि इसके लिए क्रीमी लेयर तय कीजिए। और यहां पर एक और बात बता दें कि क्रीमी लेयर जो शब्द है ये पहली बार 1971-72 में तमिलनाडु की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, सत्यनाथन कमेटी। उसने सबसे पहले क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया, यानी पिछड़े वर्ग में समृद्ध लोगों के लिए। तो इस तरीके से क्रीमी लेयर पर एक कमेटी बनी, आयोग बना, जिसको पटना हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश थे रामनंदन प्रसाद, उसकी अध्यक्षता में आयोग सिफारिश किया क्रीमी लेयर की, एक क्राइटेरिया बनाया, उसको तय करके सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से यह 27% ओबीसी आरक्षण देने की बात हुई, जिसमें अब देखा गया कि पिछले 2-3 दशकों में सबसे ज्यादा जो पिछड़े वर्ग में जो ओबीसी में समृद्ध है, 97 अपेक्षाकृत संपन्न, वही इसका फायदा उठाए, बाकी नहीं उठा पाए हैं। तो इस तरीके से उनको 3 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश किया है। आगे के कभी क्लासों में मैं आरक्षण पर जब चर्चा करूंगा तो पूरा इसका डिटेल में चर्चा करूंगा। अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कुछ समय तक लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके पहले वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। लेकिन अब विपक्ष के नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में उन्हीं का नाम आता था। अब सवाल यहां पर यह है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता किसको दिया जाता है या लोकसभा में? जिसको 10% सीट प्राप्त हो। लेकिन ऐसा लोकसभा में नहीं है किसी पार्टी का, इसीलिए सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के रूप में कांग्रेस को ही है, तो उसको नेता का दर्जा दिया गया है। लेकिन विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया है। कांग्रेस के नेता हैं वहां अधीर रंजन चौधरी। अभी हाल के पूरा चर्चा में भी देखे होंगे कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में और राज्यसभा में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें, अपनी उपलब्धियां सरकार की गिनवाई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं बने। अब विपक्ष के नेता का दर्जा सबसे पहले किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है। 1971 में श्याम नंदन प्रसाद मिश्र को राज्यसभा में पहला विपक्ष के नेता का दर्जा मिला था। लेकिन पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा विपक्ष के नेता को नहीं मिलता था। बाद में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था कमलापति त्रिपाठी को। अब फरवरी 1978 में राज्यसभा के
विपक्ष के नेता जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा पहली बार मिला वे थे कमलापति त्रिपाठी। लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में दर्जा सबसे पहले किसको मिला था? 1971 में श्यामनंदन प्रसाद मिश्र जो बिहार के थे। कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। लेकिन बिहार के एक और व्यक्ति को भी 1978 में ही फरवरी 78 में कमलापति त्रिपाठी बने, लेकिन त्याग पद दे दिए या हट गए। तो मार्च 1978 में बिहार के ही एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और वहां संसद सदस्य थे राज्यसभा में, भोला पासवान शास्त्री, जिनको राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। एक बात याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री के बारे में कि बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा था मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को ही बर्खास्त करके 1969 में। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। और ये दुर्भाग्य की बात है इनके साथ कि 3 बार राष्ट्रपति शासन जो लगातार लगा था, संयोग से या क्या कहा जाए, अब दुर्भाग्य से संयोग से भोला पासवान शास्त्री को ही बर्खास्त करके 3 बार लगातार राष्ट्रपति शासन, यानी बिहार के वे लगातार 3 बार मुख्यमंत्री थे और उनको बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 3 बार ये मुख्यमंत्री थे। अब यहां पर एक सवाल हो गया कि बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री, तो ये थे रामसुंदर दास। लेकिन अब एक और बने हैं, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में दलित और महादलित का कॉन्सेप्ट आ गया। तब यहाँ क्वेश्चन होगा कि बिहार के पहले महादलित मुख्यमंत्री तो भोला रामसुंदर दास, दूसरे महादलित मुख्यमंत्री तो जीतन राम मांझी। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिमाग में रखना है, कहीं जीतन राम मांझी ही नहीं मार दीजिए आप, क्योंकि बीपीएससी बहुत चूहा दौड़ करता है जी, याद रखिएगा। अभी लोकसभा विपक्ष के नेता का किसी पार्टी को नहीं मिला है, लेकिन लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता का दर्जा 1969 में बिहार के ही थे, आरा के डॉक्टर राम सुभग सिंह को दिया गया था। यानी राज्यसभा और लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता का दर्जा बिहारी को ही दिया गया था। जबकि 1979 में लोकसभा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाले विपक्ष का पहली बार नेता जो बने थे वे थे महाराष्ट्र से वाईबी चौहान। अब 7 फरवरी 1921 जो 21 अक्टूबर 1921 तक ये खूब हाईलाइट चीज था। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी वर्ष पूरा हुआ था, और क्योंकि 7 फरवरी 1921 को विधानसभा भवन में पहली बैठक हुई थी, उसकी शताब्दी बैठक समारोह मना 7 फरवरी 1921 को। लेकिन मुख्य समारोह जो हुआ ये मना 21 अक्टूबर 1921 को, जिसके मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि वर्तमान में भी हैं भी, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार के कितने पूर्व राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने? तो 2। पहला राज्यपाल जो बिहार के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे राज्यपाल जो बिहार के थे रामनाथ कोविंद, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से यानी 2 व्यक्ति जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार से रिलेटेड राज्यपाल थे और उसी के बाद वे मुख्यमंत्री बने थे। अब विधानसभा भवन की शताब्दी वर्ष और पहली बैठक 7 फरवरी 1921, ये पूरा इतिहास यह है कि आप जानते हैं कि दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द किया गया था, और लेकिन बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करने की बात मानी गई थी। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा के गठन की अधिसूचना जारी करते हुए इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम की घोषणा हुई,
उन्हीं बेली के नाम पर आज बेली रोड है, जो बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और आज के डेट में उसी बेली रोड में आपका बीपीएससी का ऑफिस है, वहीं पर इंटरव्यू भी दीजिएगा। और खुदा न खास्ता अगर पूछ दिया कि जिस रोड से आप आए हैं बेली कौन थे, अगर हो सकता है कि अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री हो तो आपका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और वर्तमान नाम क्या है बेली रोड का, तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग। तो 22 मार्च 1912। अब सवाल है कि पहले हम लोग 2009-10 से पढ़ते थे कि बिहार का दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल। लेकिन ये तय हुआ नवंबर 2010 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के निर्माता थे, बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आधुनिक बिहार के निर्माता थे। ये बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आपको नेशनल मूवमेंट में पूछा जा सकता है, आधुनिक बिहार का उदय या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका है बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा बनाने में। तो ये चूंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा की गठन की अधिसूचना जारी करते हुए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम की घोषणा हुई। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 नवंबर 2019 को यह तय किया, सच्चिदानंद सिन्हा का ये जन्म दिवस है, सच्चिदानंद सिन्हा का ये जन्म दिवस है। तो उस समय राजकीय समारोह हुआ, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने बिहार के लिए इतना किया है उनके सम्मान में एक बिहार का दिवस मनेगा। तो और तब हुआ कि किस तारीख को दिवस मनेगा, तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि 1 अप्रैल को मनेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को 1912 को विधिवत अलग हो गया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं, इसको हम बाद में कैबिनेट में बैठक करके तय करेंगे। तो याद कीजिएगा कि पटना के बाहर दूसरी कैबिनेट बैठक किए हुए राजगीर में दिसंबर 2009 में, और उसी रत्नगिरी पर्वत पर कैबिनेट की बैठक में तय किए कि 1 अप्रैल नहीं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा, 2010 से मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा की गठन की अधिसूचना जारी करते हुए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही अस्तित्व हो गया बिहार का, अलग की बात। और तब 1 अप्रैल 1912 को विधिवत अलग हुआ, और 13 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने शपथ लिया था। तो इस तरीके से अलग बिहार की घोषणा हो गई। और 1913 से 1920 तक, माने 12 से 1920 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहा जाता था, उपराज्यपाल ही कहा जाता था। और शुरू में लेजिस्लेटिव का क्या कंसेप्ट था, तो 43 सदस्यीय बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन हुआ। और पहली बैठक बिहार उड़ीसा परिषद की, विधान परिषद की, पटना कॉलेज, याद रखिएगा, पटना कॉलेज के सभागार, बाकीपुर पटना कहा जाता है, वहां पर 20 जनवरी 1913 को 43 सदस्यीय बिहार उड़ीसा विधान परिषद की पहली बैठक हुई। और उसके पहले सभापति थे सर वैले। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार को 1920 में बिहार उड़ीसा को राज्य का दर्जा दिया गया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जगह पर अब गवर्नर कहा जाने लगा। और पूरे भारत में पहला व्यक्ति जो भारतीय था वो बिहार का गवर्नर बना हुए थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो पहला भारतीय किस राज्य के राज्यपाल गवर्नर बने, तो बिहार के। और इस प्रकार बिहार उड़ीसा के पहले गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने 1920-21 में, जो देश के किसी राज्य में गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। सब याद रखिएगा, बिहार से ही रिलेटेड है। और इस प्रकार मौजूदा विधानसभा 1920-21 में बना विधान परिषद के रूप में एक सदनीय। उसी अधिनियम 1919 के अधिनियम, जिसको चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, के तहत बनी एक सदनीय बिहार उड़ीसा विधान परिषद की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को
पहली बार हुई, जिसको संबोधित किया था गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम सभापति थे सर वाल्टर मोड, वही विधानसभा भवन में 7 फरवरी 1921 को। फिर उसी की शताब्दी वर्ष मना। फिर 1935 के एक तहत प्रांतीय स्वायत्ता देते हुए प्रांतों में डायरकी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत से विधानमंडल स्थापित किया गया, जिसमें उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। और 1935 के एक्ट के तहत पहली बार चुनाव हुआ 1937 में। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से तब तक उड़ीसा अलग हो चुका था। तो 1937 के चुनाव के बाद अब एक क्वेश्चन होता है कि बिहार के पहले, उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था, प्रधानमंत्री। तो बिहार के पहले प्रीमियर कौन थे? तो अप्रैल 1937 से जून 1937 तक इंडिपेंडेंट पार्टी के अंग्रेज समर्थित पार्टी थी, उसी के नेता थे मोहम्मद यूनुस। तो कुछ मतभेद हो गया था कि गवर्नर हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कांग्रेस कही कि हम बनाएंगे सरकार हर राज्य में, लेकिन हम गवर्नर का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से विवाद हो गया 2 महीना। तब तक मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रीमियर बन गए। बाद में विवाद हटा, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह, जुलाई 1937 में। इस तरीके से अब एक क्वेश्चन हो गया कि चुनाव के बाद जुलाई 1937 में जो विधानसभा बनता है बिहार का, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं? तो डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि संविधान सभा का भी जब गठन हुआ था, पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 संसद के केंद्रीय कक्ष में। तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। यहाँ भी बिहार विधान सभा का पहला 1937 में जो चुनाव हुआ, उसमें पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो वहां भी बने हैं डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। और 25 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनते हैं राम दयालु सिंह, और पहला उपाध्यक्ष बनते हैं अब्दुल बारी, जिनके नाम पर कोइलवर पुल है, अब्दुल बारी पुल। और विधान परिषद के जो प्रथम सभापति बनते हैं, वे बनते हैं राजीव रंजन प्रसाद सिंह। वर्तमान 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष 25 नवंबर 2020 को बनते हैं विजय कुमार सिन्हा, और उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी। और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिन्हा। तो इस तरीके से बिहार विधानसभा का कहानी ये है। अब एक है नवंबर की भी बात करेंगे, क्योंकि जब से चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा का, तब से बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, लेकिन इसमें बीपीएससी पीटी का एग्जाम नहीं हुआ है। तो जरा 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में भी मैं कुछ चर्चा कर दूं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी दे दूं कि चुनाव आयोग 25 सितंबर 2020 को इसकी अधिसूचना जारी किया था, जो उस समय की बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। बिहार में कितना सीट है? तो 243 सीट विधानसभा का, 243 सीटों का चुनाव होता है। लेकिन बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन का सीट नहीं है 2000 ईस्वी से ही, जब से झारखंड बना है। 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुआ था। मतगणना 10 नवंबर 2020 को हुआ था। और आपको यह भी बता दें कि अब केंद्र लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन का सीट जो दो रहता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों में 10% SC/ST के रिजर्व सीटों को 2030 तक तो बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया अब। लेकिन बिहार में इसके पहले ही 2000 ईस्वी से ही एंग्लो इंडियन सीट नहीं है। तो 10 नवंबर 2020 को एनडीए को बहुमत मिला 125 सीट, जदयू को 43 सीट, भाजपा को 74 और हम को 4 और वीआईपी को 4,
महागठबंधन को 110, राजद को महागठबंधन को 110 मिला था, जिसमें राजद को 75, कांग्रेस को 19, वाम दल को 16। एनडीए से स्वतंत्र होकर लड़े थे एलजेपी, 1 सीट मिला था। निर्दलीय को 1 सीट मिला था, लेकिन वो भी अब जदयू में शामिल हो गए हैं। अब बीएसपी का भी 1 सीट मिला था, वो भी जदयू में शामिल हो गए हैं जमा खान, जो अब मंत्री भी बने हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 5 सीट मिला है। इस तरीके से तो याद कीजिएगा, इस सीट याद इसलिए रखना जरूरी है कि एक बार बीपीएससी में सीटों का क्रम पूछा गया था, तो ध्यान रखना होगा। आरएलएसपी को सीट कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन अब जदयू में शामिल हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार पहली बार शपथ कब लिए थे? तो 2000 ईस्वी में 7-8 दिन के लिए लिए थे, लेकिन बाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने? 24 नवंबर 2005 की। लेकिन अब इस 7वीं बार रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बने हैं 16 नवंबर। अब की बार जो हुआ है 17वीं विधानसभा में, तो 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री के रूप में वे शपथ लिए 17वीं विधानसभा के चुनाव के बाद। अब एक सवाल है कि व्यक्ति के रूप में नीतीश कुमार कौवे मुख्यमंत्री हैं? तो 23वें। लेकिन मुख्यमंत्री के क्रम में कौवे मुख्यमंत्री हैं? तो 37वें मुख्यमंत्री हैं। और इस बार भाजपा से कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक बने हैं तारकिशोर प्रसाद और दूसरा रेणु देवी। नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीतिक कैरियर किस पार्टी से शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बता दिए हैं विजय कुमार सिन्हा है बीजेपी के, और उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी। 17वीं विधानसभा में महिला भागीदारी घटी है, यानी वर्तमान में कितनी महिला विधायक हैं 17वीं विधानसभा में? तो 26, यानी कुल विधायक सब सीट का 11%, जबकि 2015 में कितना था? 12%, 28 महिला विधायक थी। कितने विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो 163 विधायकों पर, यानी 68% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नोटा के पक्ष में 17वीं विधानसभा में कितना लाख वोट पड़ा? तो 7.06 लाख वोट पड़े थे। तो इस तरीके से आज मैंने कुछ नवंबर से लेकर फरवरी 2021 तक की मैंने चर्चा किया, हिस्टोरिकल से लेकर के पॉलिटी के दृष्टि से। आगे के क्लास में हम इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, साइंस टेक, नेशनल, इंटरनेशनल, मिसलेनियस की चर्चा करेंगे, और इस प्रकार इसी तरीके से पूरे 2021 की चर्चा कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज के क्लास का हम समापन करते हैं। नमस्कार।